नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि रीट लेवल सेकंड में जो एसएसटी का पार्ट चलता है उससे संबंधित राजस्थान जीके में जितना जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसके मैटर के अनुसार आज हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्लासें हैं हम रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लासें संपूर्ण तरीके से फ्री रहेगी और संपूर्ण कोर्स के द्वारा आपको विदित होगी, क्योंकि संपूर्ण कोर्स इसमें हम कराने वाले हैं। तो आज की हमारी जो पहली क्लास है वो है कालीबंगा सभ्यता। देखिए, हम पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सभ्यता से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि राजस्थान का इतिहास से संबंधित है। उसके बाद हम संपूर्ण क्लासें करेंगे जिसमें सारे जितने भी 60 नंबर के टॉपिक में जितने भी कुछ चलता है वो सभी हम कवर करेंगे क्लासों के माध्यम से। रेगुलर क्लासें हमारी रोज़ देखने को मिलेगी। और दोस्तों, जो पिछली रीट के वक्त हमने जो मनोविज्ञान की जो क्लासें चलाई थी उसमें भी आपने देखा हो, बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया था उसमें आपने, तो उसकी बदौलत ही आज हम ये क्लासें भी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मनोविज्ञान की लगभग 60 से 70% मैंने क्लासें अपलोड कर रखी है। कुछ कम थी जो हालांकि हम लेट स्टार्ट किए थे इसलिए पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी 60 से 70% क्लासें हमने अपलोड कर दी थी मनोविज्ञान की, तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके कारण ही आज हम राजस्थान जीके की ये क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज हमारी ये पहली क्लास है। बाकी इसका जो अंदाज़ा है आप क्लास के बाद ही बताइए, हम कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और आगे भी हमारे को ये मोटिवेशन मिलेगा कि आपके कमेंट के द्वारा हमारे को ये पता चला है कि हमारी क्लास जो है किस लेवल की है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता, जिसमें अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर है, स्थान विशेष की अगर हम बात करें कि देखिए, कालीबंगा जिसका स्थान है वो है हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत अगर स्थान की पूछे कि आप देखिए, हम इसमें जो पढ़ेंगे वो हम जो नोट्स पैटर्न है उसी के आधार पर पढ़ेंगे। हम एकदम फैक्ट बात करेंगे, हम तथ्यों पर आधारित बातें करेंगे। हम ना तो एक्स्ट्रा बातों के इनमें बात करेंगे कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे, ना ही उसमें जो आपके एग्जाम में आता है उससे कम हम बात करेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके ही चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए एग्जाम में। तो जितना आपसे पूछा जाता है उसके अनुसार ही हम लेवल के अनुसार ही चलेंगे। तो ये लेवल 2 है रीट का, उसके आधार पर ही हम इसको पढ़ेंगे और ये कोर्स हमारा संपूर्ण रहेगा। देखिए, अगर अर्थ की बात करें कि कालीबंगा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ। अगर कालीबंगा का हम शाब्दिक अर्थ बताएं तो वो है काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखिए, जो काले रंग की चूड़ियाँ जो नाम रखा गया है वो ऐसे ही नहीं रखा गया। काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य यहाँ पर पाया गया था, इसी के कारण इसे कालीबंगा सभ्यता कहा गया है। अगर आपको ये भी जानना हो कि देखिए, जो काले रंग की जो ये कालीबंगा जो सभ्यता उसका शाब्दिक अर्थ ही लिया गया है वो एक सिंधी भाषा के शब्द से लिया गया है। हालांकि इतना डीप पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिंधी भाषा का एक शब्द है कालीबंगा, और जिसका मतलब है काले रंग के चूड़ियाँ। यहाँ पे जो बंगा है उसको क्या बोला जाता है सिंधी भाषा में? चूड़ी। तो इसलिए बंगा से चूड़ी है, इसलिए काले रंग की चूड़ी है। उसके बाद बात करें कि किस नदी के किनारे पर ये जो सभ्यता है विकसित हुई है, तो ये जो सभ्यता है वो गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अगर इसकी थोड़ी डिटेल से बात करें तो जो ये गग्गर नदी आती है वहाँ पे इसके बाएं तरफ से, देखिए वैसे हम जब पढ़ रहे हैं तो इसमें दाएं तरफ आपको दिख रहा होगा, लेकिन जिस इसका प्रवाह क्षेत्र है ना ऊपर से नीचे होने के कारण इसका बायां क्षेत्र है वो यहाँ पे आता है। इसलिए जो ये जो गग्गर जो नदी है उसके बाएं तरफ ही क्या है, कौन सी सभ्यता विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। और दोस्तों, ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसके साथ ही यहाँ पर एक पीलीबंगा सभ्यता भी यहाँ पर विकसित हुई है। अगर हम बात करें कि कालीबंगा सभ्यता में देखिए जो गग्गर नदी है वो कहाँ से प्रवाहित होती है, हालांकि नदियों के जब हम बात करेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि नदियाँ कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है, क्या लंबाई है इसमें। आपको देखिए इसमें इतना सा जानना है कि शिवालिक की पहाड़ियों से प्रवाहित होती है। शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम स्थल है इसका, शिवालिक की पहाड़ियों से यहाँ पे होती हुई कालीबंगा से फिर पीलीबंगा होती हुई ये नदी कहाँ तक जाती है। ये अगर इसमें ज़्यादातर बाढ़ की स्थिति बनती है तब ये आपको, देखिए वैसे सामान्य बातें आपको पता है, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत इसमें जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में रुचि बनी रहे और इसकी डिटेल्स भी आपको अच्छी लगे। तो देखिए, जो
बहती है तब ज़्यादा इसमें बाढ़ की संभावना होती है, तब ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहती है। और इसका नाम जो गग्गर होता है वो पाकिस्तान में जाने के बाद हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जो गग्गर नदी है वो राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है और पाकिस्तान में जब इसका प्रवेश होता है तो इसको अन्य किस नाम से जाने देते। तो आप ध्यान रखें, इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए जो इस नदी के तट पर है वहाँ पे एक बटनेर दुर्ग भी बना हुआ है। और बटनेर दुर्ग में थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर जो जौहर हुआ था वहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। तो ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है हिंदू महिलाओं के साथ। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, बाकी हम डिटेल से इसके बारे में जब दुर्ग पढ़ेंगे तब डिटेल से बात करेंगे। देखिए आगे बात करते हैं इसके खोजकर्ता। जब ये कालीबंगा जो सभ्यता है आपके सामने आज हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसकी खोज भी किसने की होगी? तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष। ठीक है, ये जो फैक्ट है ये तो आपको स्पेशली याद रखने हैं। और इसकी अगर आपको डेट भी पता होनी चाहिए तो ये कब हुआ था? 1952 में। तो 1952 में अमलानंद घोष ने इनकी क्या की थी, ये जो सभ्यता है इसकी खोज की थी, मतलब इस स्थल को खोजा था। अब जब इस स्थल खोजा गया था तो उसके बाद उसका उत्खनन कार्य, उसको जब खुदाई वगैरह की गई तो उसमें पता चला कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, जिनसे पता चला कि ये सभ्यता किस कालीन है, यहाँ पे किस तरीके के लोग रहते थे। तो जो उत्खनन कार्य किया था वो किया था दो लोगों ने, बीवी लाल और बीके थापर। ये किया था देखिए 1961 से लेके 1969। देखिए डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि उत्खननकर्ता कौन कौन थे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अमलानंद घोष भी दिख जाएगा और बीबी लाल और वीके थापर भी दिख जाएगा, तो इनको भी ध्यान रखना है। अगर आपकी देखिए वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि बीबी लाल ये जो नाम है, कई बार हो सकता है कि जैसे कई बार एग्जाम में देखा गया है कि बीबी लाल का नाम पूर्ण रूप से भी आ जाता है, तो ये ब्रजवासी लाल है। क्या नाम है? ब्रजवासी लाल। और बीवी था बालकृष्ण थापर। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ अलग फैक्ट की जो आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए कपाल छेदन, कपाल छेदन यानी कपाल होता है सिर, छेदन यहाँ होता है छेद। ठीक है, तो कपाल छेदन यानी एक बच्चा या किसी की खोपड़ी पाई गई थी यहाँ पे जिसमें क्या है कि 6 छेद पाए गए थे। तो इस खोपड़ी में जो 6 छेद पाए गए उससे ये अनुमान लगाया गया है, जो खोज करता है उत्खनन करता है उनके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे जो बच्चे की जो खोपड़ी में छेद पाए गए हैं 5-6 या 6 छेद पाए गए हैं, वो छेद किस प्रकार में, तो इससे अनुमान ये लगाया गया है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा का क्या है, शल्य मतलब यहाँ पे शल्य चिकित्सा के बारे में पूरा ज्ञान रखते थे यहाँ के लोग। तो ये कालीबंगा सभ्यता से ये भी प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे जो बच्चे की खोपड़ी में जो 6 छेद है उससे ये भी पता चला है कि शल्य चिकित्सा यहाँ पे बहुत अच्छे से जानते थे। अगर हम आगे बात करें कि जुते हुए खेत, देखिए यहाँ पे जुते हुए खेत तो वैसे तो और भी जगह पाए गए थे लेकिन जुते हुए खेत यहाँ पे केवल हल से पाए गए थे। हल से जुते हुए खेतों की यहाँ पे बात की और ये जो खेत थे वो समकोण में कटे हुए थे। ये ध्यान रखना, समकोणी खेत जो पाए गए हैं वो यहाँ पे पाए गए जुते हुए खेत कालीबंगा सभ्यता में, जो कि समकोण पे बने हुए खेत थे और ये केवल हल से जोते गए थे। ध्यान रखना, और किसी औजारों का यहाँ प्रयोग नहीं किया है, केवल हल से जोते गए थे। अगर नालियों की बात करें कि यहाँ नालियों की व्यवस्था, देखिए किसी भी सभ्यता में आप देखोगे तो वहाँ पे जल निकास की बहुत सी व्यवस्था होती है। कहीं पर पत्थरों की नालियाँ मिलती थी, कहाँ पर लकड़ियों की नालियाँ मिलती, लेकिन यहाँ पे जो नालियाँ मिली है वो लकड़ियों की नालियाँ मिली है। और इनके साथ साथ कहीं कहीं पर जो कच्ची ईंटों हैं उनके आधार पर भी कच्ची नालियाँ मिली है। तो यहाँ पे जो जल निकास की हम कह सकते हैं, यहाँ पे जल निकास की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे जल निकास के कुछ अभाव पाए गए थे, क्योंकि नालियों का जो स्वरूप देख के पता चल गया था कि यहाँ पे इस प्रकार से नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो नालियाँ होती थी यहाँ पे लकड़ी की बनती थी। आगे बात करते हैं यहाँ पे मकान। तो मकान किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जो ज़्यादातर मकान आपको पाए गए थे ये वो पाए गए थे लगभग कच्ची ईंटों के द्वारा बने हुए। इससे ये साबित होता है, देखिए अगर कच्ची ईंटों से मकान, तो इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है या फिर दीनहीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। वो इसी के आधार पर कहा जाता है क्योंकि जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण, और दूसरा क्या है यहाँ पे मकानों का कच्ची ईंटों के द्वारा निर्माण किया जाना। तो इससे सीधा पता चल रहा है कि यहाँ एक बस्ती है जो
दीनहीन बस्ती थी, क्योंकि यहाँ पे जो निम्न लोग थे वो ही रहते थे, क्योंकि कच्ची ईंटों का प्रयोग वो ही करते थे। आगे बात करें फसल की, देखिए यहाँ पे फसल है वो दो प्रकार से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि समकोण आधारित जो यहाँ पे बनाई जाती थी, जो खेती उगाई जाती थी वो समकोण पर उगाई जाती थी, और जिसे हम कह सकते हैं दोहरी। क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न एक बार ये भी बन चुका है कि दोहरी खेती किस सभ्यता में की जाती है। तो देखिए दोहरी सभ्यता में जो की जाती है, वो दोहरी खेती की जाती है, वो कालीबंगा सभ्यता में की जाती है। क्योंकि यहाँ पे एक साइड में तो क्या है कि गेहूं बोते थे और दूसरी साइड में चना या फिर सरसों भी देखने को मिल जाता है। तो ये ध्यान रखें, या फिर इधर भी आप ये जो कर सकते हो। देखिए बहुत से यहाँ पे अपवादित भी हैं जो, ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी देखने को सरसों भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो इसलिए मैं सभी बता देता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो दोहरी कृषि होती थी, ये ध्यान रखना, और दोहरी भी कैसे समकोण आधारित होती थी। यहाँ पे एक साइड में तो एक ही खेत में डबल डबल अनाज उगाए जाते हैं, कहीं पे जो कहीं पे चना एक साथ, तो ये ध्यान रखा। उसके बाद देखिए भूखंड के साक्ष्य। अब यहाँ पे भूखंड के साक्ष्य जो मिले हैं वो इस प्रकार मिले हैं कि यहाँ पे जो मकान थे उनमें मकानों में क्या है कि जो ईंटें हैं उस प्रकार दरारें बनी हुई थी। उन दरारों के आधार पर ही क्या बताया गया है कि यहाँ भूकंप के साक्ष्य शायद पहले पाए गए हैं, क्योंकि दरारें वैसे ही नहीं होती, किसी न किसी भूकंप या धरती के हलचल से ही क्या पता चलता है कि ये दरारें हुई है, इसलिए यहाँ भूकंप के भी साक्ष्य पाए गए हैं। ये देखिए जो फैक्ट है वो जितने पूछे जाते हैं कालीबंगा सभ्यता से, वो सभी फैक्ट आपके सामने रखने का प्रयास, मेरे हिसाब से इससे बाहर कहीं जाने का नहीं है। देखिए कब्रें, इसमें जो सीधे सीधे प्रश्न जो बनता है वो कब्रों पर इस प्रकार बनता है कि यहाँ पे जो कब्रों का आकार है वो किस प्रकार से देखने को मिला है। तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें कब्र कैसे अंडाकार कब्रें यहाँ से प्राप्त हुई है, और अंडाकार भी किसी घड़े नुमा आकार के अंडाकार जो है यहाँ पे कब्रें पाई गई है, और जमीन पर नीचे गाड़ी जाती हैं। हवन कुंड यहाँ पे 7 प्रकार के हवन कुंड भी प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे हवन कुंड की अगर बात होती है तो हवन कुंड भी या फिर इसे अग्नि कुंड भी कहते हैं, तो ये 7 प्रकार के हवन कुंड यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। मंदिर, देखिए यहाँ पे एक विशेष आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे मंदिर है उसका अभाव था। क्या था? अभाव। यहाँ पे मंदिरों में पूजा वगैरह नहीं देखने को मिली है, और यहाँ जल निकास की अभाव है, जो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि नालियों की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। नालियों में क्या है, लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए यहाँ पे जल निकास का अभाव था। अब मोहरे बात करें कि यहाँ पे मोहरे भी, पर देखिए हर सभ्यता के अंतर्गत एक मोहरे प्राप्त हुई है, क्योंकि उस समय देखिए उस समय क्या होता था, जब क्या है कि जब कोई भी कार्य किया जाता था, व्यापार किया जाता था, तब व्यापार किया जाता था ना, तो मोहरे होती थी। उस समय जो शासक होता था उसके प्रचलन के समय, तो मोहरे का भी विशेष योगदान होता है इसमें कि मोहरे किस प्रकार, उससे ये पता चलता है कि किस शासन के समय ये सभ्यता रही होगी। तो यहाँ पे अगर मोहरे की बात करें तो बेलनाकार मोहरे मिली है, बेलनाकार। तो ये विशेष सीधा सीधा प्रश्न उठता है यहाँ से कि यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता में मोहरे किस प्रकार हुई है, देखने को मिली है, तो बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है। कपास के अवशेष, देखिए यहाँ पे कपास के भी आपको देखने को मिलेंगे कि कालीबंगा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे कपास के भी अवशेष आपको देखने को मिले हैं, और उस समय जो कपास होता है उसको सिडनी कहा जाता था। ये ध्यान रखना, वहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि सिडनी जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो कपास को कहा जाता है। ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। आगे बात करते हैं समाधि। देखिए यहाँ पे विशेष जो बात है वो यह ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो समाधि है, वैसे तो समाधि बहुत सभ्यताओं में देखने को मिली, लेकिन समाधि जो विशेष यहाँ पे देखने को मिली, युगल समाधि। ठीक है, यहाँ पे जोड़े के रूप में, कैसी समाधि? युगल समाधि। युगल समाधि देखने को मिली है यहाँ पे, जहाँ पे जोड़े के रूप में युगल समाधि दफनाई जाती थी। अब देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को बताया है। वो किसने बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या बताया है? हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने बताया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया किसको? कालीबंगा सभ्यता को। अब बात करते हैं दोस्तों, इस यहाँ पे दरवाजे किस प्रकार से पाए गए हैं। लेकिन जो सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं उन्हीं पे आधारित मैं बात करता हूं, जो कि अब तक पूछे गए हैं या आगे पूछे भी जा सकते हैं। उस लेवल पे जितने भी
कालीबंगा सभ्यता से जितना पूछा जा सकता है वो सभी मैटर आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बाहर तो मेरे को लगता नहीं कि कालीबंगा सभ्यता में और कुछ पूछ सकता है। जितने फैक्ट थे वो सभी आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए दरवाजे की अगर बात करें तो यहाँ पे एक दरवाजे वाले गेट मिले हैं, मतलब एक पल्ले वाले हम कह सकते हैं, जिसका एक पल्ला होता है ना, एक साइड से खोला जाता है, दोनों तरफ से नहीं खोल सकते। तो उस प्रकार के यहाँ पे दरवाजों की हैं जो साक्ष्य मिले हैं, सिंगल दरवाजा जिसे हम कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो फैक्ट थे ये आपको अच्छे से कंठस्थ हो गए होंगे, नहीं भी हुए तो आप इनको कंठस्थ कर लो, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता में इससे बाहर तो कुछ पूछने से रहा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि जितने जो फैक्ट बनते थे कालीबंगा सभ्यता से, जितनी जानकारी दी जा सकती थी वो सभी मैंने रखी है। मेरे हिसाब से सभी इसमें कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखें, कालीबंगा जो सभ्यता है वो विशेषता ज़्यादातर जो मोस्ट में बता देता हूँ कि इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, तो वो है एक तो यहाँ पे स्थान से जो सीधा सीधा आपको नॉर्मली सबको पता होता है, स्थान से जो प्रश्न बन सकता है, खोजकर्ताओं से उत्खननकर्ताओं से यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं, और खासकर यहाँ पे जो निकास की व्यवस्था है यहाँ पे, और कपाल छेदन, और हाँ यहाँ दोहरी फसल, यह ध्यान रखना दोहरी खेती की जा सकती थी यहाँ पे, और भूकंप के साक्ष्य, हवन कुंड, और हाँ या तीसरी राजधानी की भी विशेष ध्यान रखना, जो हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताई वो दशरथ शर्मा ने बताई, तो ये भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों आज हमने देखा कालीबंगा सभ्यता, इसके बारे में संपूर्ण तथ्य मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर भी करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी हमारे वीडियो के साथ छोड़े, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले और हम रोज़ ऐसे ही वीडियो के साथ मिले, ताकि हमारा कोर्स है जो कंप्लीट होए। और देखिए दोस्तों ये जो वीडियो है ये रेगुलर आपको प्राप्त होंगे, और जैसे कि मैंने कहा कि लेवल 2 के लिए है ये जो राजस्थान अध्ययन जो 60 नंबर का जीके है उसी पर आधारित एक क्लासें रही, उसी लेवल पर आधारित रहेगी, लेकिन लेवल 2 है जिसके आधार पर उससे भी मैंने अच्छी क्लास देने का प्रयास किया है, वो तो मैंने सोचा है। बाकी आप ये देख के बताओगे कि किस प्रकार से आपका, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।